अपनी जिंदगी के बदले में मैं सुल्तान को अपने वतन की मुट्ठी भर मिट्टी भी ना दूं। धर्म के लिए जिया हूं, धर्म के लिए मरूंगा। तो फिल्म की शुरुआत होती है अफगानिस्तान से, जहां पर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बनाकर रखा है और आज पृथ्वीराज चौहान को सजा भी दी जानी है। मोहम्मद गौरी बार बार सम्राट से कहता है कि वो उसके सामने घुटने टेक दे, तो मोहम्मद गौरी उसे रिहा कर देगा, लेकिन पृथ्वीराज हमेशा की तरह घुटने टेक देने से इनकार कर देता है। इसलिए सजा के तौर पर पृथ्वीराज को शेरों से लड़वाया जाता है, वो भी उस हालात में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकलवा दी थी। सुना है पृथ्वीराज अकल का अमीर और कानों का धनी है, इसी बात का आज उसे जनता के सामने प्रमाण देना था। कुछ देर बाद एक शेर को पृथ्वीराज की तरफ छोड़ा जाता है और पृथ्वीराज को शेर के आवाज को महसूस करके उसे मारना होता है। जब वो शेर पृथ्वीराज के नजदीक आता है तो पृथ्वीराज उसे बड़े ही आसान तरीके से मार देता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वहां पर दो शेर आ जाते हैं। उन दोनों शेरों को देखने के बाद जनता को ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज चौहान को अब जिंदा बचना नामुमकिन है, लेकिन पृथ्वीराज उन दोनों शेरों को बड़े आसानी तरीके से मार देता है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं पैराडॉक्स और सुपर मूव के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी को। सो हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे कंटेंट्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। जाती है फ्लैशबैक में, जहां कन्नौज में हमें संयोगिता दिखाई जाती है जो कि पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है और वो दोनों एक दूसरे को हमेशा खत लिखा करते हैं। उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को नहीं देखा था, उसके बाद भी वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, जो कि उनके खत में साफ साफ दिखता है। अगले सीन में हम देखते हैं गजनी से मोहम्मद गौरी के भाई मीर हुसैन का एक दूत आता है और वो एक पैगाम लेकर आता है पृथ्वीराज चौहान के लिए। दूत पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि मोहम्मद गौरी का मीर हुसैन के बीच बगावत हो गई है और अब मोहम्मद गौरी मीर हुसैन को मारना चाहता है, इसलिए मीर हुसैन आपकी शरण में आना चाहता है। पृथ्वीराज चौहान उस दूत से पूछता है कि उन दोनों भाइयों के बीच में बगावत किस वजह से हुई है, तो दूत बताता है कि मोहम्मद गौरी की बीवी को मीर हुसैन भगा कर ले गया है। मोहम्मद गौरी की वाइफ एक नाचने वाली थी और मीर हुसैन और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए मीर हुसैन को कोई बचा सकता है तो वो आप ही हैं। सम्राट कोई भी फैसला लेने से पहले अपने समानतों से जरूर पूछता है और जब वो अपने समानतों से पूछता है तो कान्हा काका पृथ्वीराज से कहते हैं कि एक नाचने गाने वाले की वजह से वो सुल्तान से क्यों भिड़ना चाहता है, तो सम्राट कहता है कि क्या नाचने गाने वाले की कोई इज्जत नहीं रहती। काका सम्राट से कहता है कि वो भूल गया है कि गजनी का महमूद बहुत ही खतरनाक आदमी है, तो सम्राट कहता है कि नहीं भूला है वो कि किस तरह से गजनी के महमूद ने सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ा था और शिव के ज्योतिर्लिंग को टुकड़े को महमूद के मस्जिद के सामने रखा गया था ताकि आने जाने वाले उस ज्योतिर्लिंग के टुकड़े के ऊपर से निकल कर जाए और अपने पैर की धूल साफ करें। तो काका सम्राट से कहते हैं कि तो मीर हुसैन को वो क्यों शरण देना चाहता है, तो सम्राट काका से कहता है कि युद्ध के भय से वो अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। शरण में आए हुए की रक्षा करना हिंदू का धर्म है और अपने रक्त की अंतिम बूंद तक मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, इसलिए सारे समानतों को सम्राट की बात माननी पड़ती है और अगले दिन वो मीर हुसैन को देखने चले जाते हैं। सम्राट ने मीर हुसैन को शरण तो दे दी, लेकिन सभी जानते हैं कि मोहम्मद गौरी अपने भाई से बदला जरूर लेगा और अगले ही दिन सम्राट के दरबार में मोहम्मद गौरी का एक दूत आता है। वो कहता है कि मीर हुसैन ने मोहम्मद गौरी की बीवी को बचाने का जुर्म किया है, इसलिए सम्राट मीर हुसैन को मोहम्मद गौरी के हवाले कर दें और चाहे तो सम्राट मोहम्मद गौरी की बीवी को अपने पास रख लें। तो सम्राट दूत से कहता है कि वो अपना सर काट कर दे सकता है, लेकिन शरण में आए हुए का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता और जब तक पृथ्वीराज का एक एक सिपाही एक एक समाज जिंदा है तब तक मीर हुसैन हिंदुस्तान में सिर उठाकर जिएगा। दूत यहाँ सम्राट को युद्ध की चुनौती दे देता है और सम्राट भी एकदम तैयार हो जाता है। अब आगे युद्ध की तैयारियां होने लगती हैं और जो युद्ध होने वाला है वो हम तराइन युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसे हमने हिस्ट्री की बुक में कई बार पढ़ा है। मोहम्मद गौरी की एक विशाल सेना थी, इसके बावजूद सम्राट ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में 17 बार हराया था, लेकिन इस युद्ध के बारे में फिल्म में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है।
अब युद्ध शुरू होता है और मोहम्मद घोरी की सेना की तरफ से कई सारे तीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना की तरफ चलाए जाते हैं, लेकिन सम्राट ने इसका होमवर्क पहले से ही कर रखा था और अपने सामने एक बड़ी सी ढाल बना लेते हैं, जिससे कि सारे तीर वहीं पर रुक जाते हैं। सम्राट इसी ढालों का फायदा उठाकर उन्हीं ढालों के पीछे से ढेर सारे तीर चलाए जाते हैं, जो कि मोहम्मद घोरी की सेना को नहीं दिख पाते और उन्हीं तीरों की मदद से मोहम्मद घोरी की सेना के कई सारे सैनिक मारे जाते हैं। सम्राट अपनी सेना को दोनों तरफ से आक्रमण करने का हुक्म देता है और सेना भी यही करती है, जिसके बाद वो मोहम्मद घोरी की सेना को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आखिर में काका मोहम्मद घोरी को उसके हाथी से नीचे गिरा देते हैं और फिर सम्राट और मोहम्मद घोरी के बीच फाइट होती है। दोनों के बीच एक दमदार फाइट होती है, लेकिन आखिर में सभी को पता है कि क्या होने वाला है। सम्राट मोहम्मद घोरी को हरा देता है और उसे बंदी बना लेता है, जिसके बाद मोहम्मद घोरी को कैद खाने में कैद कर दिया जाता है। और फिर एंट्री होती है चंद्रवरदाई की। चंद्रवरदाई कवि और ज्योतिष दोनों है। चंद्रवरदाई साये की तरह सम्राट के साथ रहते हैं। यहाँ मोहम्मद घोरी चंद्रवरदाई से कहता है कि उसे मौत की सजा दे दी जाए, तो चंद्रवरदाई मोहम्मद घोरी से कहता है कि अगर पृथ्वीराज चौहान उसे मौत की सजा दे दे तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय नहीं होगी, बल्कि तब होगी जब पृथ्वीराज हारे और वही आपको मौत की भी सजा दे। लेकिन ये सारी बातें मोहम्मद घोरी को बाउंस कर जाती है, जिस पर वो चंद्रवरदाई से कहता है कि अगली मुलाकात में वो उसे सब कुछ बता देंगे। अगले दिन दरबार में सबको ऐसा लग रहा था कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी को मौत की सजा सुनाएंगे, इसलिए काका ने अपने आंखों की पट्टियां भी नहीं पहनी थी। कान्हा काका की पट्टियों की भी एक अलग कहानी है। दरअसल कान्हा काका पृथ्वीराज चौहान के काका और एक महान योद्धा है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने प्रण लिया था कि अगर पृथ्वीराज चौहान के आगे अगर कोई मूंछ पर ताव देगा तो उसके सर को काट देंगे या फिर खुद मर जाएंगे। ऐसे ही एक बार किसी राजा ने दरबार में पृथ्वीराज के सामने मूंछों पर ताव देते हुए कुछ कहा था, तो काका ने उसे जान से मार दिया था। तो सम्राट ने काका को सजा दी थी और सजा के तौर पर उन्हें जिंदगी भर आंखों पर पट्टी बांधने को कहा था, और वो अपनी पट्टी को तभी खोल सकते हैं जब या तो वो युद्ध में हो या किसी औरत से प्रेम कर रहे हो। लेकिन काकी तो सालों पहले मर चुकी थी, इसलिए आंखों की पट्टी खोलने का सिर्फ युद्ध ही सहारा था। आगे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ये फैसला लेता है कि वो मोहम्मद घोरी को छोड़ देगा। सारे सामंत मना करते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद घोरी को मौत की सजा दी जाए, लेकिन सम्राट उसे एक और मौका दे देता है। इन सब के बाद पृथ्वीराज चौहान अजमेर का राजा था, साथ ही उसे दिल्ली का राजा भी बना दिया जाता है। लेकिन जब ये बात कन्नौज के राजा जयचंद को पता चलती है कि पृथ्वीराज को दिल्ली का राजा बना दिया गया है, तो वो बौखला जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि दिल्ली का अगला राजा वही बनने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जयचंद की बेटी का नाम भी संयुक्ता था और संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है, लेकिन ये बात जयचंद को नहीं मालूम है, क्योंकि जयचंद को तो सिर्फ दिल्ली चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि कन्नौज का एक दूत सम्राट के दरबार में आता है और वो दूत सम्राट से कहता है कि कन्नौज के राजा जयचंद राजस्व यज्ञ करने वाले हैं। और यहीं पर हमें राजस्व यज्ञ के बारे में पता चलता है कि पुराने समय में बड़े बड़े राजा राजस्व यज्ञ इसलिए करते थे ताकि वो अपनी सीमाएं बढ़ा सके और छोटे छोटे राजाओं से कर वसूल सके। और जो राजा कर नहीं देता था तो उनसे युद्ध करके जबरदस्ती कर वसूला जाता था। लेकिन यहाँ पर जयचंद सम्राट से तो कर नहीं वसूल सकता था, इसलिए जयचंद अपने पैगाम में सम्राट से आधी दिल्ली चाहता था, और अगर वो आधी दिल्ली नहीं दे सकता तो फिर युद्ध के लिए तैयार रहे। सम्राट भी उसे कह देते हैं कि वो उसका निमंत्रण स्वीकार करता है, लेकिन युद्ध का। वहीं दूसरी तरफ जयचंद एक और षड्यंत्र बनाता है, जिसमें वो उसी यज्ञ में संयुक्ता का स्वयंवर करा देगा और उस स्वयंवर में सम्राट के सारे दोस्त और दुश्मन शामिल होंगे। लेकिन सम्राट इस यज्ञ और इस स्वयंवर में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जयचंद के निमंत्रण को ठुकराया है, और अगर सम्राट उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेता तो उसे आधी दिल्ली देना पड़ता। और यहाँ पर संयुक्ता जयचंद को बता देती है कि वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है और उसी से शादी करेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसी यज्ञ में कूद कर अपनी जान दे देगी। उसके बाद संयुक्ता अपने कमरे में चली आती है। साथ में जयचंद को यह भी पता चलता है कि जो इंसान निमंत्रण अस्वीकार करता है उसे पहले युद्ध में हराना पड़ता है, उसी के बाद यज्ञ हो सकता है। लेकिन इस रीत का भी उनके पास तोड़ था। जिस आदमी ने निमंत्रण अस्वीकार किया हो उसका पुतला बना दिया जाता है। तो यहाँ पर वो सम्राट का एक सोने का पुतला बना देते हैं और उन्हें दरबान के रूप में महल के दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाता है। और ये बात संयुक्ता को भी पता चल चुकी थी,
जिसके अगले ही दिन स्वयंवर और राजस्व से यज्ञ दोनों ही होने थे। लेकिन संयोगिता यहाँ सबके सामने बता देती है कि वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। इसलिए संयुक्ता सम्राट के पुतले के पास जाती है और उसे माला पहना देती है। इससे पहले कि जयचंद कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि सम्राट वहां पर अपने काका और चंद्रवर दाई के साथ आ रहा होता है। सम्राट को इस तरह आता हुआ देख संयुक्ता उसे निहारने लगती है, क्योंकि उसने उसे पहली बार देखा था। और सम्राट के आते ही संयुक्ता सम्राट के घोड़े पर बैठ जाती है और उसके साथ जाने लगती है। पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर निमंत्रण तो नहीं मिला था, इसके बावजूद वो यहाँ पर आया, लेकिन वो गलत भी नहीं था, क्योंकि वो अंदर नहीं आया था, उसने बाहर से ही संयुक्ता को ले लिया था। अब जब सम्राट संयुक्ता को अपने महल में लेकर आ गया, तो घर के बुजुर्ग लोग सम्राट से कहते हैं कि उसने ये काम बहुत गलत किया। वो चाहते हैं कि वो संयुक्ता को जयचंद के पास सम्मान के साथ वापस छोड़ आए, जिसके बाद हम जयचंद से बात करके बकायदे उसके घर पर बारात लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर संयुक्ता उस बुढ़े को ऐसी ऐसी बातें सुनाती है कि उनका मुंह बंद कर देती है। अगले दिन पूरे रीति रिवाजों के साथ संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की शादी कराई जाती है, जिसमें सभी लोग मौजूद होते हैं और सभी लोग खुश भी होते हैं। साथ ही उसे दरबार में ले जाकर बराबरी का दर्जा भी दिया जाता है और अपनी प्रजा की औरतों से कहता है कि वो डायरेक्ट ही संयुक्ता को अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं। आगे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता कुल मंदिर के दर्शन करने जा रहे होते हैं। जाने से पहले वो काका से मिलता है और कहता है कि कुल देवी से वो उनके लिए क्या मांगे। तो काका कहते हैं कि मेरी धरती और मेरी पृथ्वी के लिए मरने का पहला हक उसे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जयचंद अपने सामंतों से कहता है कि वो गौड़पुर पर जाकर हमला करके और उसे अपने कब्जे में करेगा। तो जयचंद की पूरी सेना गौड़पुर के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट की भी सेना को ये पता चल चुका था कि जयचंद की सेना गौड़पुर पर अटैक करने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सम्राट यहाँ पर नहीं थे, वो कुलदेवी के दर्शन करने के लिए गए थे। इसलिए ये युद्ध उन्हें बिना सम्राट के ही लड़ना था और इस बात से सभी लोग मान भी जाते हैं। अब क्योंकि युद्ध होना था, इसलिए काका अपनी आंखों की पट्टी को निकाल लेते हैं और युद्ध करने के लिए गौड़पुर पहुंच जाते हैं। और फिर सम्राट की सेना और जयचंद की सेना के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सम्राट की सेना वीरता से उनका सामना करती है। लेकिन यहाँ पर काका के साथ 64 सामंत सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन ये युद्ध सम्राट की सेना जीत जाती है। सम्राट जब कुलदेवी का दर्शन करके वापस आता है तो उसे एक धक्का सा लगता है कि जब उसे पता चलता है कि उसके 64 सैनिक और सामंत शहीद हो चुके हैं, जिनमें काका भी शामिल थे, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। साथ ही में हम यहाँ देख पाते हैं कि संयुक्ता को भी काफी बुरा लगता है, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सारा युद्ध संयुक्ता की वजह से ही हुआ है, ये 64 लोग संयुक्ता की वजह से ही मारे गए हैं। आगे हम देखते हैं कि जो सामंत और सैनिक शहीद हुए हैं, उन्हीं के लड़के बच्चे सम्राट के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हीं की जगह वो लेना चाहते हैं, ताकि वो अपनी मातृभूमि और सम्राट की रक्षा कर सकें। इसलिए सम्राट उन्हें भगवा कलर की पगड़ी पहनाकर अपनी सेना में शामिल कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि जयचंद गौड़पुर के युद्ध को भी पूरी तरह से हार चुका होता है और अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। इसलिए वो अपने पास एक सौदागर को बुलाता है और मोहम्मद घोरी से एक सौदा करने के लिए कहता है, जिसके बाद सौदागर मोहम्मद घोरी के पास जाता है और उसे सौदे के बारे में बताता है। सौदागर उससे कहता है कि अगर वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर उसे जयचंद के हवाले करता है तो जयचंद उसे ढेर सारी रकम देगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और ये बात सुनने के बाद मोहम्मद घोरी उसकी बात को मान जाता है। अब मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन 10 दिन हो चुके थे पर कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। मोहम्मद घोरी के कुछ सैनिक मोहम्मद घोरी से कहते हैं कि ये लोग हमसे हारते क्यों नहीं हैं, उनकी सेना और हमारी सेना बराबर की है, इसके बावजूद हम उनसे हारते हैं। तो मोहम्मद घोरी कहता है कि जिस जमीन को हम जमीन कहते हैं, उस जमीन को मातृभूमि कहते हैं और उस मातृभूमि के लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं। मोहम्मद घोरी अब अच्छे से जान चुका था कि वो पृथ्वीराज चौहान को सामने से तो नहीं हरा सकता, इसलिए वो उसे छल से हराने की सोचता है। मोहम्मद घोरी अपने सैनिकों को पृथ्वीराज चौहान के सैनिक जहाँ रुके हुए थे वहां भेज देता है और रात में पृथ्वीराज चौहान के सैनिक जब सो रहे होते हैं तब उन्हें मार देते हैं और पूरे इलाके में आग लगा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान को जब ये बात पता चलती है और जैसे ही वो बाहर आता है तो मोहम्मद घोरी के लोगों को मारने लगता है, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद घोरी के कई सारे सैनिक पृथ्वीराज के सैनिक पर तलवार रख देते हैं और उसी छल के कारण उसे बंदी बनना पड़ता है। जब ये बात संयुक्ता को पता चलती है कि पृथ्वीराज चौहान बंदी बन चुके हैं, साथ में उन्हें यह भी बताया जाता है कि मोहम्मद घोरी की सेना यहाँ पर कभी भी आक्रमण कर सकती है,
इसलिए उन्हें इस शहर को छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन संयुक्ता कहती है कि उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ जीने मरने की कसम खाई थी, इसलिए वो सारे सामंतों की स्त्रियों को अपने पास बुलाती है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाली थी। और जैसे ही यहाँ पर यज्ञ समाप्त होता है, यहाँ पर सारी औरतें उस यज्ञ में अपनी जान की आहुति दे देती हैं। आगे हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी चंद्रवरदाई से मिलता है, जो कि उनकी दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात में चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी से कहा था कि आप हारे हैं और अगर पृथ्वीराज चौहान आपको मार देते हैं तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय नहीं होगी, बल्कि उनकी विजय तो तब होगी जब पृथ्वीराज चौहान हारे और वही आपको मारे। मोहम्मद गौरी चंद्रवरदाई से कहता है कि अब उसकी शान मिट चुकी है और अब पृथ्वीराज चौहान कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अब सम्राट के पास दोनों आंखें भी नहीं हैं। तो चंद्रवरदाई यहाँ पर मोहम्मद गौरी को बहुत ही सुंदर बात कहता है। वो कहता है कि जुगनुओं को घमंड है कि उन्होंने सूरज को कैद कर लिया। जुगनुओं को क्या पता कि उनके शहर में सूरज उगा ही कहाँ था। पृथ्वीराज चौहान के चाहने वालों को लगता है कि वो सूरज थे और गौरी समेत बाकी सब जुगनू। चंद्रवरदाई मोहम्मद गौरी से कहता है कि अभी उन्होंने सम्राट का शौर्य देखा कहाँ है, उन्होंने अभी तक सिर्फ धोखे से उसे हराया है। साथ में चंद्रवरदाई उसे ये भी कहता है कि सुल्तान की वीर सम्राट से आहट करके लड़े। शर्त बस इतनी है कि जब वो उनसे लड़े तो आहट करके लड़े या आवाज करके लड़े। और उनके इस कवि चंद्रवरदाई को उस समय अपने स्वामी की शान में कुतबा पढ़ने की इजाजत मिली। तो मोहम्मद गौरी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अगले ही दिन जैसे ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मैदान में एंट्री होती है तो वहाँ की प्रजा पृथ्वीराज चौहान की जय जयकार करने लगती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसे शूरवीर को कभी देखा नहीं था। तो अगले दिन पृथ्वीराज चौहान की चुनौती ये थी कि उन्हें धनुष के साथ 7 तीर दिए जाएंगे और उस मैदान में 7 सिपाही होंगे और वो आहट भी करेंगे। और अगर पृथ्वीराज चौहान ने उन 7 सिपाही में से किसी एक सिपाही को भी मार दिया तो वो खुद तो आजाद होगा और साथ में उसके सारे सिपाही भी आजाद होंगे। मतलब कि पृथ्वीराज चौहान के पास 7 तीर हैं और 7 मौके। लेकिन पृथ्वीराज इस चुनौती को ठुकरा देता है और कहता है उसे इतना बड़ा मौका नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो बस एक मौका चाहिए। एक मौका होगा, एक तीर होगा और एक ही सिपाही होगा, और वो सिपाही कोई और नहीं मोहम्मद गौरी होगा। तो मोहम्मद गौरी भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और मैदान में उतर जाता है अपने घोड़े और भालों के साथ। मोहम्मद गौरी को लग रहा था कि वो सम्राट को बहुत ही आसानी से मार देगा, क्योंकि उसकी दोनों आंखें नहीं हैं और वो आहट करके ही इसे मार सकता है। मोहम्मद गौरी उसे भटकाने की कोशिश करता है और अलग अलग रास्ते से उसकी तरफ भाला लेकर बढ़ता है, लेकिन सम्राट शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण है। जैसे ही मोहम्मद गौरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास आता है, सम्राट उसे एक ही तीर में मौत के घात उतार देता है। मोहम्मद गौरी तो मारा जा चुका था और जैसे ही चंद्रवरदाई सम्राट के पास आता है तो मोहम्मद गौरी के सैनिक सम्राट और चंद्रवरदाई को ढेर सारे तीरों से छल्ली कर देते हैं और यहाँ पर दोनों ही शहीद हो जाते हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पृथ्वीराज चौहान गौरी की जान ना बख्शते तो आज भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान की कहानी कुछ और ही होती। लेकिन एक तरह से पृथ्वीराज चौहान भी सही थे और अपनी श्रेष्ठता और महानता से भारत के इतिहास में इतनी वीर भरी कहानी दे गए, जो कि हम भारतीयों के दिल में सूरज की तरह जलती है। तो ये था फुल एक्सप्लेनेशन सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस सीरीज या मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप मनी हाइस्ट के सीजन 1 का रिकैप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mind.